Hello everyone, welcome to Maneuver Education. In this video we are going to discuss CLAT 2025 current affairs and general knowledge, and we have included the current affair from 12th of August to 18th of August 2024. So this is the part 20 of this session और इसमें जो है हम पैसेज के तौर पे डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है जिस तरह से क्लैट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उस तरह के पैटर्न पे जो है ये सारे पैसेज डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ करेंगे जिससे आपको पता लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ ये टॉपिक्स ही इस तरह के ही टॉपिक्स आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। हर वीक जो है ये टॉपिक लेकर हम आते हैं जहाँ पर जो है आपको करंट अफेयर जनरल नॉलेज क्लैट के लिए कराया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। बिफोर दैट दीज आर आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है शेयर कर दिया जाता है। ये स्लाइड भी जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर दिया जाएगा। और मैनुअर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको लॉ एग्जामिनेशन के इम्पॉर्टेंट अपडेट एज वेल एज द इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाता है रेगुलरली। तो मैनुअर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन चैनल को जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और अगर आप सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग सेंटर विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर दैट इज़ वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी। आप अपनी स्टडी को एक सिंक्रोनस वे, सिस्टमेटिक वे से नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लॉ के लिए, लॉ के किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप यहाँ सेंटर पे विजिट कर सकते हो। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा पैन इंडिया लेवल पे, या फिर भी कोई आपको डाउट हो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन एंड वी विल रिप्लाई टू यू। तो वहाँ पर जो है आप क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो। तो ये जो है सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के थ्रू आप जुड़ जाइएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। जो पहला पैसेज देखते हैं क्या है हमारा। तो अभी कंडक्ट हुआ है पेरिस ओलंपिक्स। सो इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स 2024 के रिगार्डिंग जो है ये पैसेज है। तो स्पोर्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 साल पे पेरिस ओलंपिक, कोई भी ओलंपिक जो है 4 साल पे हो रहा है, तो उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा और ऐसे जो है पेरिस ओलंपिक क्या था उसके बारे में इस पैसेज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो द पैसेज इज द पेरिस ओलंपिक 2024 हैव कंक्लूडेड विथ इंडिया फिनिशिंग 71st इन द मेडल टैली, आ डिक्लाइन फ्रॉम 48th प्लेस इन टोक्यो 2020। तो ये क्या है कि इंडिया का पोजीशन क्या था, 71 था, और जो कि बहुत ज़्यादा जो है इंडिया का नीचे आ गया है। 2020 में जब टोक्यो में हुआ था ओलंपिक तो उस वक्त हमारा पोजीशन 48 था, अब 71 है। पिछली बार हमने एक गोल्ड मेडल जीता था, तो इस बार जो है कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिला। इस वजह से हमारा पोजीशन जो है 71st पोजीशन था। बहुत जो है फॉरगेटेबल कह लीजिए ओलंपिक जो है हमारा गुजरा है। नंबर 1 पे कौन था, अमेरिका जो है नंबर 1 पोजीशन पे था। The nation experienced several near misses and disheartening outcomes that have sparked discussion about the future of Indian sports। तो बहुत ज़्यादा जो है हम लोग जो है से लास्ट स्टेज पे जाके 4th पोजीशन पे बहुत फिनिश हुए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। एक डिस्क्वालीफाई भी हो गई, जैसे विनोश फोगट जो उसमें डिस्क्वालीफाई भी हो गई ओवरवेट की वजह से। नीरज चोपड़ा सिक्योर्ड अ सिल्वर मेडल इन जैवलिन विद अ थ्रो ऑफ 89.45 मीटर। और नीरज चोपड़ा जो है उनको जो है से जैवलिन थ्रो में जो है उन्होंने सिल्वर जो है इंडिया के लिए सिक्योर किया, लेकिन वो भी मतलब कि एक सिल्वर आया, बाकी गोल्ड जो है पाकिस्तान के अरशद नदीम उन्होंने जीता जैवलिन थ्रो में। पिछली बार इन्होंने जैवलिन में ही गोल्ड इंडिया को दिलवाया था। दिस वाज सेकेंड ओलंपिक मेडल मेकिंग हिम इंडियाज 5th 2-time ओलंपिक मेडलिस्ट। तो ये जो है सेकेंड था। In India, talent identification often occurs on ad hoc basis with limited reach and effectiveness। तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर रीच नहीं है, टैलेंट को जो है बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। Many regions in India lack the necessary infrastructure and resource to train athlete effectively। तो ये तो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ही, हमारे साथ जो है लगा हुआ है कि बहुत सारा रीज़न जो है जहाँ पर जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है पर स्पोर्ट्स में जो है जिस तरह से हम अपने एथलीट्स को, अपने स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेन कर सकें, नए नए इक्विपमेंट दे सकें। जो लैक ऑफ आपको फंड्स भी है स्पोर्ट्स में, तो ये सारी चीज़ें जो है ये करती है, जो इसको इफेक्ट करती है। क्रिकेट्स ओवरवेलमिंग पॉपुलरिटी इन इंडिया हैज़ क्रिएटेड एन इम्बैलेंस इन द स्पोर्ट्स लैंडस्केप। और एक बात और है कि हम लोग क्रिकेट को जो है कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देते हैं। क्रिकेट का बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, पॉपुलरिटी इंडिया में देखने को मिलता है। तो बाकी स्पोर्ट जो है वो पीछे चला जाता है, उसको उतना जो है ये नहीं एक्सपोजर नहीं मिल पाता है।
देयर नीड्स, जब कोई टूर्नामेंट वगैरह कुछ होता है तो उसके बारे में तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो स्पोर्ट्स पीछे चला जाता है। देयर नीड्स टू बी अ स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग स्पोर्ट्स एट द ग्रास रूट लेवल। तो ये क्या है कि एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा जो हमारे स्पोर्ट्स को जो है, सारे स्पोर्ट्स को, नॉट ओनली क्रिकेट, ग्रास रूट लेवल से जो है उसको ट्रेन करने की कोशिश करें। एक क्या प्रॉब्लम है आखिर में उसका जो है, सबसे पहले हम तो प्रॉब्लम फाइंड करें, एरर कहाँ पर आ रहा है वो देखना है, और उसके बाद उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग टैलेंट फ्रॉम अ यंग एज across various sport discipline can help build a stronger foundation। तो क्या है कि अगर हम नर्चर करते हैं, यंग एज से ही तैयार करते हैं एथलीट को, जिस तरह से अदर कंट्रीज़ में होता है, जैसे चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, इसमें जो है यंग एज से ही नर्चर किया जाता है। और मोस्टली जो ये सब कंट्री है यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट जो करते हैं वो कॉलेज गोइंग जिम्नास्ट वगैरह में जो है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर जाके वो कॉलेज अटेंड भी करते हैं। देखते हैं कि रेगुलर जो है वो ट्रेनिंग में रहते हैं, रेगुलर कहीं ना कहीं जो है पार्टिसिपेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेकर आते हैं। Building world-class training facilities and providing athletes with access to the best coaching and support system are crucial। तो वही बात है कि एक अच्छा सा फैसिलिटी बना कर दें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दें, इक्विपमेंट्स दें, डाइट, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हैं, ट्रेनर प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से हमारा जो है स्पोर्ट्स सिस्टम जो है वो एक अच्छे तौर पे जो है उभर कर सामने आए, इमर्ज हो। दिस इंक्लूड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड इंजरी मैनेजमेंट। तो वही बात है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो, न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट हो, और इंजरी वगैरह के लिए जो है आपको फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह अच्छे जो है वहाँ पर ये हो, जो रेगुलर एक्सरसाइज और जो है डॉक्टर वगैरह अवेलेबल हो, इस तरह के कोचेज़ हों। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जिससे कि इंडिया का जो है टैलेंट उभर कर आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में जो है मेडल्स वगैरह जो है आने शुरू होंगे, ट्रॉफीज़ वगैरह आने शुरू होंगे डिफरेंट स्पोर्ट्स से, न सिर्फ क्रिकेट से। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वेयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो सबसे पहली बार जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है वो कब हुआ था? 1948, 1924, 1896, 1960, and the correct answer is 1896। So the first Olympic game, first modern Olympic game that was played in Athens में हुआ था and Greece, and it was in 1896 में। और यहाँ पर जो अभी जो ओलंपिक हुआ है that was 33rd edition of the Olympic, Paris Olympic was the 33rd edition था। इसमें जो है आपको ये चीज़ याद रखना है। Now move on to the next question, What is the name of the Olympic mascot for the Paris 2024 Olympics? तो सभी जो है, जो भी ओलंपिक्स होता है या कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसमें क्या है मैस्कॉट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इस बार जो है पेरिस 2024 ओलंपिक्स में मैस्कॉट क्या था? व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ दिस ओलंपिक? दैट इज मराइतोवा, ओली, फ्रिजेस, नगानो, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रिजेस। सो फ्रिजेस इज अ टाइप ऑफ कैप विच इज़ पॉपुलर इन फ्रांस। सो वही फ्रिजेस जो है इसका जो है पेरिस ओलंपिक 2024 का जो है मैस्कॉट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024? तो अभी हमने देखा कि इंडिया का पोजीशन क्या था, दैट वाज 71st पोजीशन एंड अमेरिका वाज एट द फर्स्ट पोजीशन। एंड हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन? तो इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते? 0, 6, 9, 11, एंड द करेक्ट आंसर इज 6। सो टोटल मेडल वॉन बाय इंडिया इज 6। टोटल 6 मेडल इंडिया ने जीता है, जिसमें से 1 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल जो है आपको देखने को मिलेगा। सिल्वर मेडल वॉन बाय नीरज चोपड़ा, और भी डिफरेंट जो है कैटेगरी में इंडिया को ब्रॉन्ज आया है। सो ये चीज़ जो है आप याद रखेंगे। गोल्ड इस बार नहीं मिला हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द गोल्ड मेडल इन मेंस सिंगल टेनिस टाइटल एट द 2024 पेरिस ओलंपिक? सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट कि पेरिस ओलंपिक जो है उसमें क्या है कि टेनिस में सिंगल टाइटल में गोल्ड किसने जीता है? एंड ही हैज़ कंप्लीटेड द गोल्डन स्लैम, दैट इज नोन एज गोल्डन स्लैम, उन्होंने कंप्लीट किया है। और ये जो है किसने जीता है? तो जैनिक सिनर, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, मैथ्यू एबडेन, एंड द करेक्ट आंसर इज नोवाक जोकोविच। सो नोवाक जोकोविच फ्रॉम सर्बिया हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द पेरिस ओलंपिक 2024 बाय डिफीटिंग कार्लोस अल्काराज। तो उनको हराकर इन्होंने जीता है। और इनकी बात किया जाए तो ही हैज़ वन ऑल द मेजर ग्रैंड स्लैम, दैट इज 4 मेजर ग्रैंड स्लैम। और कौन कौन है? तो एक है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकेंड इज फ्रेंच ओपन, विम्बलडन ओपन,
एंड अमेरिकन यानी यूएस ओपन। तो इन चारों को तो जीत ही चुके थे और इनका एक बचा हुआ था, दैट इज़ पेरिस, सॉरी इन ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स में भी इनको गोल्ड मिल गया है। सो नाउ ही हैज़ कंप्लीटेड द गोल्डन स्लैम एंड ही इज़ द 5th प्लेयर टू डू सो। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लोकेटेड। सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो ओलंपिक कंडक्ट करवाती है, तो ये इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है? लुजाने स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, जिनीवा स्विट्जरलैंड, अटलांटा यूरोप। एंड द करेक्ट आंसर इज लुजाने स्विट्जरलैंड में जो है इसका आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज। हम लोग सेकंड पैसेज को देखेंगे, क्या है हमारा पैसेज, और उससे जुड़े जो है जो भी क्वेश्चंस हो गए उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो द सेकंड पैसेज इज अबाउट द वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2023। सो यहाँ पर जो है पॉपुलेशन रिपोर्ट आया है, नॉट ऑफ द सेंसस बट सम ऑफ द पॉपुलेशन रिपोर्ट, जिसमें इंडिया के पॉपुलेशन को डिस्क्राइब किया गया है एंड द नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन जो है क्या आगे चलकर होगा। सो दैट वाज इन द रिपोर्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। So the passage is, the Ministry of Statistics and Program Implementation has released the 25th edition of report titled Women and Men in India 2023। तो सबसे पहली बात तो कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया है, तो रिलीज किया है द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। It offers a comprehensive overview of gender dynamics in India, covering data on population, education, health, economic participation and decision making involvement। तो ये जो है सारे डेटा को जो है यहाँ पर इन्होंने रिलीज़ किया है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, पॉपुलेशन को इंक्लूड किया है, एजुकेशन क्या है, हेल्थ और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें लेकर जो है मेन एंड वीमेन रिपोर्ट जो है इन्होंने पब्लिश किया है। इनके रिपोर्ट में क्या आया है वो देखते हैं। बाई 2036 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच 152.2 करोड़। सो अभी जो है हमारे 2011 सेंसस की बात करें, सो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 120 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, एंड इन दिस रिपोर्ट इट इज सेड दैट बाय 2036 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल रीच टू 152.2 करोड़। तो बहुत ज़्यादा जो है आपको बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन जो है इतना बढ़ सकता है। फीमेल परसेंटेज इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट 48.8% इन 2036 कंपेयर टू 48.5% इन 2011। तो अभी जो 2011 में फीमेल जो है वो कितने परसेंट हैं, दैट इज़ 48.54%, एंड जो है 2036 में जो है बढ़ के कितना हो जाएगा, दैट इज़ 48.8%। तो ये जो है इंक्रीमेंट होगा वीमेन पॉपुलेशन में, मतलब सेक्स रेशियो में सही होगा, सेक्स रेशियो बढ़ेगा। इंडियाज पॉपुलेशन इन 2036 इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर फेमिनिन। तो वही जो है वीमेन का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ने की चांसेस हैं। The proportion of individual under 15 years is projected to decrease from 2011 to 2036, likely due to declining fertility। तो ये जो है 15 ईयर्स जो है अंडर 15 ईयर्स जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हैं, उनका पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ करेगा बिकॉज ड्यू टू द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी जो है डिक्रीज़ कर रहा है। फर्टिलिटी रेट 2% का जो है ये कहा है कि यहाँ तक अचीव करना है, जिसकी वजह से हमारा जो है 15 ईयर से जो है अंडर के बच्चे होंगे उनका जो है डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। The proportion of the population is 60 years and above is anticipated to substantially increase। तो 60 years के above जो population है वो बढ़ने के chances ज़्यादा हैं। India has successfully achieved the major milestone of bringing down its MMR maternal mortality rate 97 per lakh live birth in 2018-20। तो ये जो है इंडिया का मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है वो कितने पर आ गया है, दैट इज़ 97 पे आ गया है। कितना, 1 लाख पर 1,97,000 जो है इंडिया का MMR है। SDG टारगेट रिड्यूस MMR टू 70 बाई 2030। तो SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट कितना है, 70 का है करना 2030 तक। तो हम लोग बहुत हद तक पहुंच गए हैं, अभी 6 ईयर का टाइम है हमारे पास, 97 है तो 30 भी हम लोग अचीव कर लेंगे। जो टारगेट है SDG गोल का उसको हम लोग अचीव कर लेंगे, चांसेस ज़्यादा हैं। MMR क्या होता है, MMR इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में 1 लाख पे कितने जो हैं जो डिलीवरी वीमेन होती हैं उनका डेथ हो जाता है, तो वो जो है देखने की बात है। तो यही जो है MMR कैलकुलेट करता है। नाउ वी हैव डिस्कस द पैसेज, नाउ वी विल डिस्कस द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पैसेज।
तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज रिगार्डेड एज द कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड, दिस इज ड्यू टू। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है इंडिया को क्यों कहा जाता है? इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप बिलो 15 ईयर्स, इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 15 to 64 ईयर्स, इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप एबव 65 ईयर, इट्स हाई टोटल पॉपुलेशन जो है बहुत हाई है। So the correct answer is its high population in the age group 15 to 64 years. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है यूथ में ज़्यादा काउंट होती है, जिसमें 15 to 64 ईयर की एज के जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इससे जो है इंडिया का मतलब कि आपको यूथ है, और यूथ क्या होता है किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक में जो है वो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए कहा गया कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बर्डन नहीं है। अगर इसको सही से ट्रेन किया जाए तो इंडिया इससे बहुत कुछ ले सकता है, रीप कर सकता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी जो मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया इस रिपोर्ट को, उसके जो है मिनिस्टर कौन है? श्री राव इंद्रजीत सिंह, DV सदानंद गौड़ा, अमित शाह, श्री नित्यानंद रॉय, एंड द करेक्ट आंसर इज श्री राव इंद्रजीत सिंह। ये जो हैं इसके मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस which among the following union territories has the lowest sex ratio। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो है वो किस यूटी में, किस यूनियन टेरिटोरी में सबसे कम है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, एंड द करेक्ट आंसर इज दमन एंड दीव हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो है आपको यूटी में। अगर कहा जाए लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो है स्टेट में किसका है, सबसे कम किसका है, दैट इज द विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो, दैट इज हरियाणा का जो है सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो है। आपको अगर सेंसस के बारे में जानना है पूरा डिटेल में तो हमने वीडियो डाला हुआ है, वहाँ जो है आप जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट का है? सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, असम, एंड द करेक्ट आंसर इज केरला। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो है केरला का, और सबसे कम है बिहार का जो है लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट में है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, एंड द करेक्ट आंसर इज सिक्किम हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन। और सबसे ज़्यादा कहाँ है तो वह उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा है। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड पैसेज। तो देखते हैं उसके बारे में। NIRF रैंकिंग के बारे में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, NIRF ने रिलीज़ किया, सो दिस इज इंपॉर्टेंट रैंकिंग फॉर द इंस्टीट्यूशन। तो देखते हैं ये क्या है रैंकिंग, और इसमें किसको क्या पोजीशन मिला है वो हम देखने जा रहे हैं। So NIRF ranking 2024 announced by the Union Ministry of Education has once again highlighted the leading institution in India higher education landscape। तो इसको रिलीज सबसे पहले किसने किया है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने इसको रिलीज किया है, और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु कंटिन्यूड इट्स डोमिनेंस बाय टॉपिंग द यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटीज़ में जो सबसे पोजीशन पे है, नंबर 1 पोजीशन पे, दैट इज IISc बेंगलुरु, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरीज फॉर द 9th and 4th कंसेक्यूटिव ईयर्स रेस्पेक्टिवली। रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भी नंबर 1 पे है। IIM Ahmedabad secured the top position in the management category for the 5th consecutive year। So in the management category में सबसे जो है टॉप पोजीशन पे किसका है तो वो है IIM अहमदाबाद का। AIIMS New Delhi remained the leading institution in the medical category for 7 consecutive years and was ranked 7th in the overall category। तो एम्स का जो है वो रैंकिंग कितना है तो वो नंबर 1 है मेडिकल कैटेगरी में, और ओवरऑल रैंकिंग में जो है वो 7th पोजीशन पे एम्स मेडिकल कॉलेज है दिल्ली। द नंबर ऑफ यूनिक इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेटिंग द रैंकिंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 2426 इन 2016 to 6517 इन 2024। तो इतना जो है इंक्रीमेंट हो गया है, इतनी यूनिवर्सिटी ने इस बार पार्टिसिपेट किया है पिछले 2011 के अकॉर्डिंग कंपेयर में। द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑल्सो रोज सिग्निफिकेंटली हाईलाइटिंग द ग्रोइंग एंगेजमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ द NIRF रैंकिंग।
तो ये जो है एप्लीकेशन भी इस बार बहुत रिसीव हुआ। ये पता चलता है कि NIRF रैंकिंग का जो है रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोग इसको देखकर जो है एडमिशन ले रहे हैं। जैसे जैसे रैंकिंग हो रहा है उस हिसाब से बच्चे उसमें प्रीफर कर रहे हैं। Looking ahead, the Ministry of Education plans to introduce a new category for sustainability ranking in the 2025 edition of the NIRF। तो गवर्नमेंट सोच रही है अब एक नई कैटेगरी भी ऐड करने का, सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग की। कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है सस्टेनेबल में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन सबसे नंबर 1 पे, किसने कितना वर्क किया है, उस कैटेगरी को भी इंक्लूड करने की बात कही जा रही है NIRF रैंकिंग में अगले साल 2025 में। Evaluating institutions on their commitment to environmental sustainability, energy efficiency and green campus initiative, इन सब चीज़ों को लेकर जो है कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है इन्वायरमेंट को लेकर, एनर्जी कंजम्पशन को लेकर, पेड़ पौधे प्लांट्स वगैरह प्लांटेशन को लेकर, ये सारी चीज़ें जो है सस्टेनेबल रैंकिंग भी इंक्लूड करने की बात हो रही है। So this is the passage we have discussed. Now we will discuss the important question related to post passage. So the first question is what is the full form of NIRF? तो सबसे पहले NIRF का फुल फॉर्म क्या है? न्यू इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रोड मैप एंड फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नॉन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, and the correct answer is national institutional ranking framework. So this is the full form of NIRF. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको रिलीज किया है और अभी जो है करंट में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी। एंड द करेक्ट आंसर इज धर्मेंद्र प्रधान जो है हमारे अभी करंट जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट रैंक फर्स्ट इन द NIRF ओवरऑल रैंकिंग 2024? तो NIRF ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है नंबर 1 पोजीशन पे था? तो IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। एंड द करेक्ट आंसर इज IIT मद्रास जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे था ओवरऑल रैंकिंग में, और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सबसे नंबर 1 पे मद्रास ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन राइट टू एजुकेशन एक्ट इज फंडामेंटल राइट? So right to education that was added in the fundamental right of the Indian Constitution by 86th Constitutional Amendment Act 2002, and it is mentioned that the children between these age will get the free and compulsory education। तो कितने साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन इसमें प्रोवाइड करने की बात कही गई थी? 5 to 15 years, 6 to 12 years, 6 to 14 years, 6 to 16 years। And the correct answer is 6 to 14 years of age children will get the free and compulsory education। तो ये जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया था और एक आर्टिकल भी इसने इंक्लूड किया था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वेयर सेटअप इन। तो ये जो सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये कहाँ जो है सेटअप किया गया था, किस टाइम में जो है सेटअप किया गया था, किस ईयर में? 1859, 1857, 1863, 1890। And the correct answer is 1857 and during the tenure of Lord Canning। उस वक्त जो है हमारे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो थे वो थे वाइसराय ऑफ इंडिया। वाइसराय नहीं तो उस वक्त गवर्नर जनरल कहलाते थे। एंड ही इंट्रोड्यूस द यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। काफ़ी जो है से आपको देखेंगे न्यूज़ में रहता है, अक्सर जो है इसके बारे में बातें होती रहती है न्यूज़ में। और अभी अभी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ मेंशन इन हिज स्पीच इन द रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट पे जब वो स्पीच दे रहे थे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इन्होंने कहा था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट पैसेज कि क्या इस पैसेज में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या और ये कहाँ पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द पैसेज। In his speech on the occasion of 78th Independence Day, the Prime Minister called for a uniform civil code, framing it as a secular civil code। तो ये जो है 78th इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यूसीसी जो है इंडिया में इम्प्लीमेंट मतलब कि सही है, सेकुलर सिविल कोड के तौर पे सभी का एक कानून हो, एक लॉ हो।
While the British established uniform criminal laws in India, they avoided standardizing family laws due to their sensitive nature. तो ब्रिटिश टाइम में भी यही हुआ था कि क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए सेम था. आज भी इंडिया में क्रिमिनल लॉ सभी के लिए सेम है. If a person is committing some crime, then जो है उसके जो केस चलेगा वो क्रिमिनल लॉ के थ्रू चलेगा, वह चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो. बट इन द फैमिली जो मैटर है जैसे कि डिवोर्स, मैरिज, इन सब में क्या है कि दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टी शेयरिंग. ये जो है आपको फैमिली लॉ चलता है, सबका अपना अपना पर्सनल लॉ है. और उसमें ब्रिटिश ने भी जो है उसको अवॉइड किया था, उसको छूने से, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर था. During the debates, the Constituent Assembly discussed the UCC and Muslim member raised concern about its impact on community personal laws, proposing safeguard for religious practices. तो Constituent Assembly जो हमारी थी वो इस पर डिस्कस भी की थी UCC पे, लेकिन जो है जो कुछ लोग जो थे मुस्लिम मेंबर्स और भी कुछ लोग थे उन्होंने इसको अपोज किया था कि नहीं ये जो है हमारे जो है से इसको कंट्री को जो है डिवीजन का काम करेगी. बहुत सारे रिलीजन को जो है अलग अलग कल्चर है, डाइवर्सिटी है, यूनिटी है इंडिया में डाइवर्सिटी की वजह से, इसलिए जो है डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना चाहिए, यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए. In 2018, the 21st Law Commission, led by former Supreme Court Judge Justice Balbir Singh Chauhan, released a consultation paper on reforms of family law. तो 2018 में जो है 21st Law Commission ने अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया था, जिस रिपोर्ट को हेड कर रहे थे बलबीर सिंह, stating that the formulation of uniform civil code is neither necessary nor desirable at this stage. उन्होंने कहा कि अभी जो है यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई मांग है इस तरह का कि यूसीसी आए, तो अभी इसको हमें नहीं फॉर्मुलेट करना चाहिए. उनकी ये रिपोर्ट थी बलबीर सिंह की. The Indian Constitution supports cultural autonomy and aims for cultural accommodation with Article 29 Clause 1 protecting the unique cultures of all citizens. जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यूनिटी जो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो जो है प्रोटेक्ट करता है. आर्टिकल 29 फंडामेंटल राइट है जो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का जो है ये प्रोटेक्शन देता है, एक राइट देता है सिटीजन को. Ensuring that all citizens are aware of and understand the UCC is crucial for effective implementation, requiring extensive outreach and education efforts. तो सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले एक चीज़ और ये चीज़ करना चाहिए कि सभी लोगों को जो है यूसीसी जो है क्यों क्रूशियल है, इसका क्या इफेक्टिवनेस आ सकता है, ये सारी चीज़ें लोगों को पहले अवेयरनेस करना होगा, अवेयर करना होगा. इसके मेरिट्स, इसके डिमेरिट्स, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं तब जाकर इसको इम्प्लीमेंट करने में जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आ सकता है. नाउ मूव ऑन टू द सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. And the first question is, the provision of uniform civil code are mentioned in dash of the Constitution of India. तो कहाँ पर ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी कहाँ पर मेंशन है? पार्ट 6, पार्ट 4, पार्ट 10, पार्ट 3. एंड द करेक्ट आंसर इज पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेंशन द यूसीसी. ये यूसीसी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है. Now the next question is, consider the following statement. पहला देखते हैं स्टेटमेंट क्या है. The uniform civil code can help promote gender equality as many of the personal laws are seen as biased towards men. तो ये तो थोड़ा है कि जो भी लॉज हैं, एग्जिस्टिंग लॉज हैं, वो बायस हैं, मेन की तरफ जो है बायस है, तो वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने में हेल्पफुल होगा. ये सही बात है. यूसीसी Goa has been following the Portuguese Civil Code of 1867, which is also called the Uniform Civil Code. तो Portuguese Civil Code जो है 1867 वो गोवा फॉलो कर रहा है, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है. द यूनिफॉर्म सिविल कोड कैन सिंपली द लीगल सिस्टम बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनल लॉज. तो एक जो स्ट्रक्चर चल रहा है सभी रिलीजन का अलग अलग पर्सनल लॉज, उसको रिमूव करके एक सिंगल जो है, जैसे जीएसटी जो है एक सिंगल टैक्स सिस्टम है, उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक सिंगल लीगल सिस्टम हो जाएगा सभी रिलीजन के लिए, सभी कास्ट के लिए. सो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 1 एंड 2. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल 3. ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसमें जो है कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है. Next question is, with reference to the Uniform Civil Code UCC, consider the following statements. The Uniform Civil Code mentioned in the Indian Constitution is part of fundamental duties. क्या ये fundamental duties का part है? UCC जो mention है हमारे Constitution में. It aims to have uniform laws for all religious communities in the matter of personal laws.
तो ये सभी रिलीजन के लिए जो है एक लॉ लाने की बात कर रहा है क्या? कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, ओनली टू जो है वो सही है, क्योंकि ये जो हमने अभी भी डिस्कस किया था डीपीएसपी का पार्ट है, न कि फंडामेंटल ड्यूटीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो किस आर्टिकल में जो है यूसीसी की बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में पार्ट 4 में, कौन सा आर्टिकल डीपीएसपी के बारे में बात करता है? सो दैट इज 44, आर्टिकल 42, आर्टिकल 22, आर्टिकल 45। and the correct answer is article 44 mention about the UCC, that is Uniform Civil Code. Next question is साहबानो केस was related to, तो साहबानो केस 1985 के अराउंड जो है ये केस आया था एंड इट इज़ रिलेटेड टू, इसी के बाद जो है ये ट्रिपल तलाक वगैरह की बातें होने लगी थी। सो डॉरी डिमांड, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स मुस्लिम वीमेन, ट्रिपल डाइवोर्स ऑफ मुस्लिम वीमेन। तो ये जो है आपको किसके बारे में है? साहबानो केस। सो दिस केस वाज मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स मुस्लिम वीमेन, जो है ये केस था 1995 का, तो ये साहबानो केस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज, दैट इज इंडिपेंडेंस डे गैलेंट्री अवार्ड 2024। तो गैलेंट्री अवार्ड जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है, डिफरेंट पर्सनालिटीज को जो है ये अवार्ड दिया गया है। सो विल डिस्कस अबाउट दिस गैलेंट्री अवार्ड दैट इज गिवन टू आर्मीज। तो as India celebrates its 78th Independence Day, President of India has conferred prestigious gallantry award on armed forces and central armed police forces personnel। तो 78th इंडिपेंडेंस डे दैट इज़ ऑन 15th of August 2024 को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि इन सब लोगों को जो है जो बिलोंग करते हैं आर्म फोर्स से, उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा। Additionally, 1037 police medals were awarded to personnel from police, fire, home guard and defense, civil defense and correctional services for exceptional bravery and service। तो इन लोगों को भी दिया गया है बहुत सारे, जैसे पुलिस से जो बिलोंग करते हैं, फायर डिपार्टमेंट से, होम गार्ड से, इन सब को मिलाकर 1037 पुलिस मेडल भी प्रोवाइड किया जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो अनवील्ड एम्बिशियस गोल टू शेप इंडियाज फ्यूचर, हाईलाइटिंग द नेशंस कमिटमेंट टू इट्स सिक्योरिटी फोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो ये बात जो है प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में कहा था। The Kirti Chakra Award for Gallantry was first instituted in 1952 as अशोक चक्र क्लास 2। तो कीर्ति चक्र जो अवार्ड है सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट किया गया था वो 1952 में, उसका नाम पहले था अशोक चक्र क्लास 2 एंड वाज रीडिजाइंड एज कीर्ति चक्र इन 1967 में इसका नाम कर दिया गया कीर्ति चक्र। द मेडल इज सर्कुलर इन शेप, मेड ऑफ स्टैंडर्ड सिल्वर से बना होता है। द ऑब्जर्व फीचर एंड इम्पोजेज रिप्लिका ऑफ अशोक चक्र सराउंडेड बाय अ लोटस रीद, जो है आपको लोटस का रीद मिलेगा और उसके बाद जो अशोक चक्र उसमें होता है। द शौर्य चक्र इंस्टीट्यूटेड 1952 एज अशोक चक्र क्लास 3rd एंड रीनेम्ड इन 1967 में इसको शौर्य चक्र कह दिया। और ये जो होता है ब्रॉन्ज जो है आपको मिलता है मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, सर्कुलर इन शेप एंड ऑफ ब्रॉन्ज। On the observe of the medal shall have imposed a replica of Ashoka चक्र in the center, surrounded by the lotus wreath से जो है सराउंडेड है। तो अब देखते हैं गैलेंट्री अवार्ड से जो है क्या क्या क्वेश्चंस जो है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अनाउंस्ड टू कन्फर हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स ऑन द ईव ऑफ द 78th इंडिपेंडेंस डे। तो कितने गैलेंट्री अवार्ड जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि दिया जाएगा 78th इंडिपेंडेंस डे में? 303, 103, 203, 410 and the correct answer is 103 gallantry award will be given to the armed personnel. Next question is, who was the first recipient of the परमवीर चक्र? तो परमवीर चक्र जो है उसको रिसीव करने वाले सबसे पहले जो है रेसिपेंट कौन थे? जो हाईएस्ट अवार्ड है मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जादूनाथ सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट राम राघोवा राणे, ऑल ऑफ द एबव। And the correct answer is Major Somnath Sharma. He was the first person to receive the Paramveer Chakra. Next question is, which of the following central armed police forces received the highest number of police gallantry medals on Independence Day? तो सबसे ज़्यादा ये जो है गैलेंट्री मेडल जो है किस आर्म्ड फोर्सेस को दिया गया है, अनाउंस किया गया है? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, NSG National Security Guard, and the highest number of this award medal is given to the CRPF, that is Central Reserve Police Force को जो है सबसे ज़्यादा दिया गया है। 52 मेडल जो है इनको मिला है गैलेंट्री मेडल।
नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड वाज अवार्डेड टू विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। तो अभिनंदन वर्धमान को कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया था? वीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र। द करेक्ट आंसर इज वीर चक्र। ये वही अभिनंदन है जो पाकिस्तान में घुस गए थे हेलीकॉप्टर लेकर, तो वीर चक्र जो है इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दैट इज CDS ऑफ इंडिया? जनरल विजय कुमार सिंह, मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल अर्जुन सिंह, जनरल बिपिन रावत। एंड द करेक्ट आंसर इज जनरल बिपिन रावत। सो ही वाज द फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया। इनका ही हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया था विथ हिज कंपेनियन एंड वाइफ, दैट इज विद द नीलगिरी हिल्स से जो है वो टकरा गया था और उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। ही वाज द फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया। करंट CDS कौन है? दैट इज अनिल चौहान इज द करंट CDS ऑफ इंडिया। So these are the important topics, passage and the questions which we have discussed in this session. और with that we will conclude the session here. उससे पहले अगर आप सेल्फ स्टडी प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, अपने स्टडी को सिस्टमेटिक वे से आगे ले जाना चाहते हैं, फॉर द नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू कैन विजिट दिस सेंटर, दैट इज वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी। यहाँ विजिट कर सकते हो, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आप जो डेमो क्लास अवेल कर सकते हो। अदरवाइज कॉल ऑन दिस नंबर फॉर पैन इंडिया लेवल ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। और आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। So with that we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.